हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का 17th चैप्टर। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आपको इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स करना होगा इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इस चैप्टर की तरफ। तो 17th चैप्टर का नाम है इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट 30 ईयर्स 1947 टू 77। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कितने स्ट्रगल्स के बाद बनी थी। तो यहाँ पर हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक गोल या फिर एक मोटो नहीं था अचीव करने के लिए। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को एक साथ यहाँ पर मल्टीपल गोल्स को फुलफिल करना था, जैसे कि एक यूनिटी जिसमें हो वैसी कंट्री को क्रिएट करना, एक सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना और डेमोक्रेसी को वर्किंग में रखना। अब ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट थी, क्योंकि हम सालों से 200 ईयर्स से फॉरेन पावर्स के अंडर थे। तो इसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, इसके बाद जब इंडिया ने डेमोक्रेटिक रहने का फैसला लिया, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी और इसे मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। अब अपने अर्ली ईयर्स में इंडिपेंडेंस के बाद लीडर्स को यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा था इसी डेमोक्रेसी को और इसी नेशनल यूनिटी को मेंटेन करके रखने के लिए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को प्रमोट करना और ये इंश्योर करना कि डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, उस टाइम पर मुश्किल होता जा रहा था और ये गोल्स एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड थे। तो सभी गोल्स को एक साथ मेंटेन करके रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए इसे बैलेंस उन लोगों ने कैसे किया, उस टाइम पर कौन सी प्रॉब्लम्स आई इंडिया में और उन्हें उन लोगों ने कैसे उस बात का सल्यूशन दिया, वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंडर। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इंडिया में करवाए गए, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि यही इलेक्शंस यहाँ पर बताते थे कि कैसे इतने सालों तक ब्रिटिशर्स के अंडर रहने के बाद भी इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक पाथ को चूज किया। अब यहाँ पर इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को। इसका मतलब ये है कि बिना किसी चीज़ के डिफ्रेंशिएट किए बिना हर इंडियन को 18+ होने के बाद, यानी कि अडल्ट होने के बाद, राइट टू वोट मिल चुका था। ये इंडिया हमारा दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं था, जहाँ पर स्टार्टिंग में बस कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल या फिर वेल्थी पीपल को राइट टू वोट दिया जा रहा था। बाद में दूसरे लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उन्हें राइट टू वोट मिलने में लंबा टाइम लग गया। इंडिया में यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस के बाद ही सभी को राइट टू वोट दे दिया गया था। अब यहाँ पर लेकिन इलेक्शंस को कंडक्ट करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था, क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग इलिटरेट थे, स्पेशली वुमेन। यहाँ पर वुमेन के पास तो बिल्कुल भी एजुकेशन भी नहीं थी, ना ही खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ थी। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाई गई इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था ताकि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए इलेक्शंस को मैनेज कर सके। अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इसका एक सोल्यूशन दिया। उन लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए सिंबल्स। हम डे टू डे लाइफ में जो भी सिंबल्स यूज़ करते हैं, उन लोगों ने कहा कि यही सिंबल्स पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर किसी कैंडिडेट्स को अगर रिप्रेजेंट करने लगे तो लोग आसानी से समझ पाएंगे कि वो लोग किसको वोट दे रहे हैं। तो ऐसा करने से इवन इलिटरेट वोटर्स भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा सिंबल किसका है और वो किसे वोट दे रहे हैं, वो भी वो लोग चूज कर पाएंगे। अब फर्स्ट इलेक्शंस यहाँ पर किए गए और हर फर्स्ट इलेक्शंस के टाइम पर हर कैंडिडेट के पास अपना अलग अलग बैलेट बॉक्स था, जहाँ पर उनके जो भी सिंबल्स थे उस बैलेट बॉक्स पर ड्रॉ किए गए थे और लोग सिंपली आकर उस बैलेट बॉक्स में अपने बैलेट पेपर्स ड्रॉप कर रहे थे। जो भी कैंडिडेट उन्हें चाहिए था उसके बैलेट बॉक्स में पर्टिकुलरली वो लोग आकर अपने बैलेट पेपर से ड्रॉप कर रहे थे अपना वोट। यहाँ पर लार्जली इंडिया में कैंपेन्स भी करवाए गए थे लोगों को एनकरेज करने के लिए कि वो लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करें और साथ में वोट भी करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वन पार्टी डोमिनेंस इन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस यानी कि 1952, 1957 और 1962, इन तीनों बार ही में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ जीत पाई और जवाहरलाल नेहरू बने इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और कांग्रेस यहाँ पर जीती थी 70% ऑफ सीट्स के साथ विथ मोर देन 45% ऑफ टोटल वोट्स। पार्टी ने अपने गवर्नमेंट्स फॉर्म किए अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी एक काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट पार्टी थी। दोनों
नेशनल और सेंटर स्टेट लेवल पर। अब यहाँ पर इस पीरियड को हम कहेंगे कांग्रेस सिस्टम। हाउएवर पार्टी में खुद में ही अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स देखने को हमें मिलते थे। अब यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद ही में एक डोमिनेंट पार्टी थी और दूसरी पार्टी उनकी ऑपोजिशन में उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में खुद में एक मेन रूलिंग पार्टी होने के बाद भी काफ़ी सारे अलग अलग इंटरनल ग्रुप्स थे और ये ग्रुप्स में हर किसी के पास डिफरेंट ओपिनियंस थे। अब यहाँ पर ये ग्रुप्स खुद ही में एक्ट करते थे एक करेक्टिव मैकेनिज्म की तरह। इसका मतलब ये है कि वो लोग एक दूसरे के ग्रुप्स के साथ खुद ही क्वेश्चंस कर लेते थे और खुद ही में उसके डिसीजंस भी बना लेते थे और साथ में पार्टी में खुद में ही चेंजेस लाया करते थे। तो इसीलिए पॉलिटिकल कंपटीशन ऑफनली यहाँ पर कांग्रेस और किसी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी के साथ नहीं, बल्कि कांग्रेस में खुद में ही पॉलिटिकल कंपटीशन देखने को मिलता था हमें। अब यहाँ पर दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट तो करती थी और साथ में इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट भी करती थी, लेकिन उस टाइम पर वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे या फिर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो डायरेक्टली कांग्रेस को चैलेंज कर पाए। ओवर टाइम धीरे धीरे ये ऑपोजिशन पार्टीज भी ग्रो होने लगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होने लगी, जिसके बाद इस पीरियड ने हेल्प किया हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। जिसके बाद यहाँ पर हमने मल्टी पार्टी सिस्टम को भी देखा और यहाँ पर इंडिया ने डेवलप किए फ्री और फेयर इलेक्शंस। अब हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सरवाइव इसीलिए कर पाया क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था और साथ ही में हम अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप कर रहे थे अपने फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से। हम उन कंट्रीज़ की तरह नहीं थे, कुछ कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, चाइना या नाइजीरिया, जहां पर डेमोक्रेसी की शुरुआत तो हुई थी लेकिन धीरे धीरे ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादातर डिक्टेटरशिप की तरफ जा चुके थे। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं था क्योंकि इंडिया में हम अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करते जा रहे थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डिमांड फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद वन ऑफ द फर्स्ट चैलेंजेस जो लीडर्स के सामने आए वो थे स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर कई सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए बेस्ड ऑन देयर लैंग्वेजेस। अब ब्रिटिश रूल के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारे रीजन्स जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी में और अलग अलग प्रोविंसेस में कई सारे अलग अलग लोग रहा करते थे जो सभी लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात किया करते थे। अब लोग ये चाहते थे कि सभी लोग जो एक सेम लैंग्वेज में बात करते हैं उन सभी लोगों को एक डिफरेंट स्टेट दे दिया जाए जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ रह सकें। अब इसकी वजह से कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और मूवमेंट्स की शुरुआत हुई जैसे कि संयुक्त कर्नाटका, संयुक्त महाराष्ट्र, महागुजरात और एक अलग पंजाबी स्टेट की भी डिमांड होने लगी। अब ये इन मूवमेंट्स में से एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट्स था तेलुगु स्पीकिंग पीपल का, जिसे सपोर्ट कर रहा था आंध्रा महासभा, जिसको चाहिए था तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक डिफरेंट स्टेट। अब आंध्रा महासभा जो है ये स्टार्टिंग से ब्रिटिश रूल के टाइम से ही काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव रहा था क्योंकि उस टाइम से ही ये अटेम्प्ट कर रहा था कि सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल को ये एक जगह पर ला सके। तो इसीलिए इसे कैसे भी चाहिए ही था तेलुगु स्पीकर्स के लिए एक अलग स्टेट और इसके लिए अलग अलग मेथड्स ये लोग यूज़ कर रहे थे जैसे कि पेटिशंस, रिप्रेजेंटेशंस, मार्च एक्सेट्रा। लेकिन कई जितने भी यहाँ पर लीडर्स थे इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, इस बात से ये लोग वरीड थे कि कहीं अगर लैंग्वेजेस के बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाए तो इंडिया हमारा डिवाइड ना हो जाए, आगे चल के कंट्री डिवाइड ना हो जाए। इस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। स्पेशली उन लोगों को रीसेंट ट्रॉमा मिल चुका था पार्टीशन की वजह से इंडिया के, तो इस बात से वो लोग और भी ज़्यादा परेशान थे कि अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा तो कंट्री की यूनिटी अब नहीं बच पाएगी। तो इवन दो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले इस बात को सपोर्ट किया था लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाली बात को, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उन लोगों को ऐसा करने से डर लग रहा था। उन लोगों को लगने लगा था कि ये स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने का राइट टाइम नहीं है क्योंकि कंट्री को पहले स्टेबिलिटी और यूनिटी दोनों की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं इसी के सब टॉपिक की तरफ जो कि है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। पोट्टी श्रीरामुलु जो कि एक इंडियन फ्रीडम फाइटर और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी थे, डिमांड करने लगे एक सेपरेट स्टेट की फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल और अपनी इस डिमांड को पूरा करवाने के लिए वो एक हंगर स्ट्राइक पर चले गए और लगातार 58 डेज तक फास्ट करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर उनके रीजन में ह्यूज प्रोटेस्ट होने लगे और इन प्रोटेस्ट को देखते हुए अंडर प्रेशर आकर गवर्नमेंट को क्रिएट करना पड़ा आंध्रा स्टेट इन द
ईयर 1953। अब जिसके बाद गवर्नमेंट ने फॉर्म किया स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी कि SRC को। अब जिसे लीड कर रहे थे 3 लोग, फाजिल अली, KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। अब इन लोगों का काम था ये जानना और इस पर रिपोर्ट बनाना कि इंडिया में कितने स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और कितने स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए। अब इनकी रिपोर्ट के ही बेसिस पर स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को पास किया गया, जिसके अंडर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। हाउएवर यहाँ पर सिर्फ जितनी मेजर लैंग्वेजेस थी जैसे कि तेलुगु और तमिल, इन दोनों लैंग्वेजेस को ही कंसिडर किया गया और जितनी भी ट्राइबल लैंग्वेजेस थी उन सभी को इग्नोर किया गया। इन द एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स का ये आइडिया यानी कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स का ये आइडिया लोग शुरुआत में जितना भी सोच रहे थे कि कंट्री को ब्रेक कर देगा, आज भी हम देख सकते हैं कि इंडिया की यूनिटी उतनी ही स्ट्रांग है। हम बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बन जाने के बाद सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इंडिया में सोशल और साथ ही में इकोनॉमिक चेंज लाना था, यानी कि उन्हें इंडिया को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करना था। तो अपने इस गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया। अब यहाँ पर प्लानिंग कमीशन का काम था इंडिया के लिए हर 5 ईयर्स के लिए प्लान्स बनाना, इकोनॉमिक प्लान्स, जिससे हम हमारी कंट्री को डेवलप कर पाए और लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी राइज हो जाए। अब इसी प्लान के साथ इस कमीशन को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू का बिलीव ये था कि डेवलपमेंट को अगर हम पहले से प्लान करेंगे तो इससे हमें कई सारी चीज़ों को रिमूव करने का, कई सारे डिविजन्स को रिमूव करने का, जैसे कि कास्ट, रिलीजन और रीजनल डिफरेंसेस को रिमूव करने का चांस मिलेगा, जिसके चलते हम आगे एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न नेशन को क्रिएट कर पाएंगे। इसी के साथ हमें मिला हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि था 1951 से 1956 तक का। इस प्लान में मेनली फोकस हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर किया था ताकि फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सके और साथ में सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही थी। अब फूड क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक नीड था तो इस पर सभी लोग चाहते थे कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर मिले, लेकिन इस पर भी अब बाद में डिबेट स्टार्ट हो गए कि एग्रीकल्चर को कंपेयर टू इंडस्ट्रीज कितना ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेहरू की स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए थी। जब यहाँ पर हम इसे जानेंगे मेन 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जमींदारी सिस्टम को एंड करना, टेनेंसी राइट्स को इम्प्रूव करना और लिमिट्स लगा देना ओनरशिप पर, ताकि जितने भी फार्मर्स हैं वो लैंड उन फार्मर्स को ही मिल पाए जो फार्मर्स उस लैंड पर एक्चुअली में काम करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप था यहाँ पर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स, यानी कि सारे के सारे फार्मर्स एक साथ काम कर सके और साथ ही में अपने रिसोर्सेज जैसे कि सीड्स और फर्टिलाइजर्स को भी शेयर कर पाए। नेक्स्ट था यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज में इंस्टीट्यूट्स को क्रिएट करना जो खुद ही के आने वाले डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को मैनेज कर पाए। अब हाउएवर यहाँ पर लैंड रिफॉर्म वाला ये जो आइडिया था फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी जमींदारी सिस्टम था वो तो एंड हो गया, लेकिन इसके एंड होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कई सारे रिच ओनर्स के अंडर ही थी और जो पुअर फार्मर्स थे, दलित्स थे, वो लोग उसके बाद भी लैंडलेस ही थे। लेकिन उन लोगों को बेनिफिट मिला एबॉलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर और अनटचेबिलिटी से। एबॉलिशन ऑफ लेबर के अंडर जितने भी फोर्स्ड लेबर वर्क उनसे करवाया जा रहा था उससे, और साथ ही अनटचेबिलिटी के अंडर जितने भी अनफेयरली उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, उन 2 चीज़ों से अब वो लोग फ्री हो चुके थे। ये प्लान फोकस करता था ऑन बिल्डिंग लार्ज डैम्स ताकि हमें इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिल पाए। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन तो यहाँ पर इंक्रीज हो गया था, लेकिन हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ सिर्फ एग्रीकल्चर पर फोकस करना काफ़ी नहीं था। इसकी वजह से सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा आया उसमें गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस करना, ताकि इससे लोग सिटीज़ में जा सके या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर में काम कर सके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है फॉरेन पॉलिसी एंड वॉर्स। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस टाइम पर ऑलरेडी वर्ल्ड 2 अलग अलग पार्ट्स में बट चुका था, क्योंकि उस टाइम पर कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड USSR, सोवियत यूनियन, जो कि आज रशिया है। अब कई सारे अलग अलग कंट्रीज ने इन 2 पावरफुल ग्रुप्स को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। अपना सपोर्ट वो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को बता रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि वो इंडिया को किसी भी साइड पर ज्वाइन होने नहीं देंगे और हम
अपनी फॉरेन पॉलिसी पर अटल रहेंगे और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। सो इंडिया ने अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो किया और इंडिया के साथ कुछ दूसरी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, इजिप्ट, यूगोस्लेविया ने हेल्प की हमें टू क्रिएट नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका मतलब ये है कि ये सभी कंट्रीज किसी भी साइड को इस कोल्ड वॉर में सपोर्ट नहीं करेगी और अपने रिलेशंस हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ बेहतर बनाने के लिए नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था पंचशील को। इसका मतलब ये है टू बी फोकस्ड ऑन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड नॉन इंटरफियरेंस, यानी कि एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना। अब इसके बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी इंडिया को कई सारे वॉर्स को फेस करना पड़ा, जैसे कि पाकिस्तान के साथ ओवर कश्मीर 1948 और 1965, अब बांग्लादेश वाले इशू पर भी 1971 और चाइना के साथ हमारा जो साइनो वॉर हुआ था उसमें 1962 में। इन सभी वॉर्स के लिए इंडिया फुल्ली प्रिपेयर नहीं था, स्पेशली 1962 में जो हमारा वॉर चाइना के साथ हुआ था उसमें तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से हमें हैवी लॉसेस देखने को मिले बोथ हमारे लाइफ्स और मनी में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आफ्टर नेहरू। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद इंडियन पीपल काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। अब लोगों को लगने लगा था कि इंडिया की डेमोक्रेसी भी वीक होती जा रही है और कुछ डिफरेंट न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह हमारी डेमोक्रेसी भी ज्यादा टिक नहीं पाएगी। हाउएवर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस सिचुएशन को काफी अच्छे से हैंडल किया विद अ स्मूथ ट्रांजिशन बाय चूजिंग लाल बहादुर शास्त्री, और इसी के साथ वो बने हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर शास्त्री जी ने भी उनके टाइम पीरियड में काफी सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस किया, जिनमें से सबसे पहली प्रॉब्लम थी एंटी हिंदी एजिटेशन, जो कि साउथ इंडिया में हो रहा था। यहाँ पर लोग अपोज कर रहे थे हिंदी को इंडियन नेशनल लैंग्वेज अपने ऊपर मानने से। ये लोग नहीं चाहते थे कि इनकी नेशनल लैंग्वेज हिंदी बने। नेक्स्ट प्रॉब्लम आई शॉर्टेज ऑफ फूड, जहाँ पर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक साथ ही में सोशल डेवलपमेंट पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा था। लास्टली हमारा आया पाकिस्तान के साथ 1965 वाला वॉर। इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद 1966 में अचानक से शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, अब जिसके बाद इंडिया की नई प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। अब इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है और ये वीडियो थी आपके 17th चैप्टर की पार्ट 1। अब इस वीडियो पर मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ताकि आप लोगों को आपकी न्यू वीडियो जल्दी से मिल सके और मुझे अपना मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।